वेलकम स्टूडेंट, दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर वैसे तो नहीं है, लेकिन इस टॉपिक पे हमारा सेकेंड लेक्चर। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। उसके बाद हमारा इसमें जो है 2-3 प्रॉपर्टी लिखी, शायद एक तो बुक में भी नहीं हो, फिर भी मैंने लिखवा दी, चलो कुछ तो अलग मिले। तो हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। इसमें ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगी। मतलब मैं पढ़ देता हूँ कि आउटसाइड द ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। चलो हम मान लिया ऐसा नहीं है, हमने मान लिया कि ऐसा नहीं है। कोई भी एक एरिया मैंने कंसिडर किया, उस पर 90 के अलावा कोई भी एक एंगल बना रखा है, ठीक है। किसी भी एंगल हमने मान लिया थीटा के साथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के फिर अगर किसी और एंगल के साथ जा रहे हैं, कोई भी वैल्यू हमारे पास वो अदर देन 90 है, तो आपको पता है उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड किया तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 2 कंपोनेंट आएंगे। 2 कंपोनेंट कौन से आएंगे भाई? एक तो नॉर्मल डायरेक्शन में साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल या टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम बात करें तो कौन सा आएगा? कोस थीटा। हमारे पास 2 कंपोनेंट आ गए। अब ऊपर वाला की तो बात छोड़ दो, हम टेंजेंशियल कंपोनेंट पे लेके आते। अब यदि हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट भी है, इसका मतलब ई कोस थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये यदि यहाँ पे प्रेजेंट है, उस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई ये है करंट को, जो चार्ज पार्टिकल हमारे उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाएगा सरफेस के ऊपर। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होती है बेटा कि उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। यदि इससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिए, अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है करंट बनेगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और ये करंट रेगुलर आता रहेगा। मतलब बिना कुछ किए हमें एक तरीके से एनर्जी मिल रही है, करंट मिल रहा है बिना कुछ किए। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना कुछ किए हमें एनर्जी मिलनी शुरू हो जाए और वो भी जो कभी खत्म ही ना हो? इस हिसाब से तो जो सरफेस पे करंट आना शुरू होगा उसकी वैल्यू तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ई कोस थीटा है ये पॉसिबल नहीं है, इस कंपोनेंट में हम नहीं लेके जा सकते। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हुई? 0। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू 0 हो नहीं सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है, तो जो ये वाला पोर्शन हमने लिखा हुआ है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है तो सीधी सी बात है जो एंगल हमारे पास है कोस थीटा, उसकी वैल्यू 0 है। और कोस थीटा की यदि वैल्यू 0 है और कोस थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एंगल हमारे पास कितना है? 90 डिग्री। भाई थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तभी तो कोस कंपोनेंट में हमारे पास वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब सीधी सी बात है भाई जो एंगल हमारे पास वो कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसके अंदर, ये वाला पॉइंट भैया आपको बुक में शायद ना भी लिखा हुआ हो, ये वाला जो पॉइंट है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है तो हमें पढ़ लेना चाहिए। क्या बताया गया है इसके अंदर कि कोई भी यदि हमारे पास चार्ज कंडक्टर है, उसके अंदर, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो चार्ज होगा वो सरफेस के ऊपर होगा। यदि अंदर चार्ज होता, यदि हम बात करें कि ऐसा ना हो, फिर वही पहले केस की तरह यदि हम बात करें कि ऐसा नहीं है, तो यदि पर्टिकुलर एक ही चार्ज हो अंदर, सरफेस के अंदर ही चार्ज है, सरफेस के ऊपर नहीं है, सरफेस के अंदर चार्ज, हमने ऐसा मान लिया, तो क्या होगा? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी? नॉन जीरो आएगी उस जगह पे, जो कि हमने प्रूव कर चुके। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है उसके अंदर? 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हमने बता दी। इसका मतलब क्या होगा? सरफेस के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने यहाँ पे भी बताया। अब वो किस डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम यहाँ पे बात करें कि जो सरफेस टोटल चार्ज होता है हमारा वो कहाँ पे लाई करता है? सरफेस के ऊपर होता है, ना कि सरफेस के अंदर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर हमने क्या बताया है, इसके अंदर भी बताया गया है कि जो चार्ज है, डेंसिटी हमारे पास, जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एक जगह पे अलग अलग हो सकता है। ये किसके लिए बताया गया है, क्यों बताया गया है हमें ये? भाई हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में तो ये बता दिया क्या कि भाई हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल है वो सेम मिलेगा आपको। एक गिवन सरफेस कोई भी है उसके अंदर हर एक जगह पे हमें एक जैसा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बताया कि यदि हम बात करें किसकी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाई जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज, आपको वो भी सी बात है पता है कि चार्ज अपॉन एरिया गिव राइज टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसकी वैल्यू है भाई, एरिया चेंज हो सकता है, ये तो बताया नहीं गया कहीं पे भी कि हमें हमेशा एक ही तरीके का एरिया लेके चलना, नहीं बताया गया। ठीक है, पता है आपको भी ये बात। तो जैसे ही एरिया चेंज होगा डेंसिटी चेंज हो जाएगी, जैसे ही चार्ज की वैल्यू चेंज होगी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। मतलब क्या है कि भाई ये आपको हर एक एरिया के ऊपर, हर एक कि कहीं पे हम स्फेरिकल एरिया लेके चलते हैं, किसी पे हमने रेक्टेंगुलर ले लिया, तो जैसे ही हम एरिया की वैल्यू चेंज करेंगे हमारे पास चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ये था 6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इसके अंदर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के चार्ज है उसके ऊपर किस तरीके से दी जाएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। इस पे हम ज़्यादा ना बोल के चलो इसको प्रूव करके ही देख लेते कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। देख लेते। आप कहोगे सर लिख दिया, एक आधा मैथमेटिकल ना हो जब तक आपको भी आराम नहीं और मुझे भी आराम नहीं। मैंने कोई भी एक एरिया कंसीडर कर लिया, ठीक है, इसके ऊपर हम लेके चल रहे हैं, ये सरफेस एरिया की डायरेक्शन हमने मान ली और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं भाई ये वैल्यू आएगी या नहीं। यदि इसको हम वेक्टर फॉर्म में लेके चले तो इसको इस तरीके से लिखेंगे भाई, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा हुआ, n यूनिट वेक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसको हम यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ से पढ़ी, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ से मैं वैल्यू निकालूं चार्ज की, तो चार्ज किसके इक्वल होगा भाई, सिग्मा अपॉन एरिया एस, मतलब सिग्मा एस हमारे पास चार्ज हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है भैया हमारे पास, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अब ई, इसको हम लिखे ई डी एस कोस थीटा लिख सकते हैं क्यू बाई, अब एंगल दोनों ही हमें पता है सेम ही डायरेक्शन में है, तो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई हमारे पास 0 है। थीटा की वैल्यू यदि यहाँ पे 0 है हमारे पास तो भाई क्या लिख सकते हैं, कोस 0 1 ई डी एस, सिग्मा अपॉन, अब डी एस स्मॉल एरिया है कंप्लीट निकालेंगे तो ऐसा आ गया, ई एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। चार्ज है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, क्या है भाई, क्यू की वैल्यू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों साइड से एस कैंसिल, ई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू ही हमें वहाँ पे दिखाई गई थी कि ऐसा करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आती है, वो आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, इसको आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी इसमें यदि आपको कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके साथ आपका ये वाला टॉपिक है भाई वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो सब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।